उम्मीद है आपने ये 9.9 समझ लिया, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और आपने ये भी देख लिया कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अब हम आते हैं मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को, और 9.10 में मैं कुछ लाइंस की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ। तो इसको आपने ये कहा कि इट इज़ मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। 9.10 मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। तो इसको समझते हैं। यहां पर एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं कि एनाबॉलिज्म में जनरली एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कैटाबॉलिज्म में लिबरेट होगी वगैरह। ये सब चीज़ें जो ऊपर दी हुई हैं कि व्हाट इज़ एन एनाबॉलिक पाथवे, व्हाट इज़ अ कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम्स एनर्जी, और इसी तरह से ये जो ग्लाइकोलिसिस के बारे में दिया हुआ है। और बड़े ध्यान से देखिए आप एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी क्या कह रही है यहाँ पर? ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवेज लीड टू release of energy. For example, when glucose is degraded to lactic acid in our skeletal muscle. So please understand again, I am reading the line for you. ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है when glucose is degraded to lactic acid in our skeletal muscle, energy is liberated. लैक्टिक एसिड, मैं तीसरी बार आपका ध्यान किसकी तरफ दिला रहा हूं? लैक्टिक एसिड की। तो ये जो मेटाबॉलिक पाथवे, फिर क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी? दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर्स इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। सो डोंट यू थिंक दैट द ग्लाइकोलिसिस, द एंड प्रोडक्ट इज एक्चुअली पायरुवेट, and in the lack of oxygen, or if the oxygen is insufficient, then the pyruvate actually gets fermented to lactate. So that is another step after glycolysis. So but your NCERT is saying that this everything is glycolysis. Do you agree with it? So क्या आपको नहीं क्या अगर आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, किसे कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस में जो 10 स्टेप होते हैं उसके आखिर में क्या बनता है? पायरुवेट। फिर पायरुवेट का कुछ होता है। तो इस बात को आप ऐसे समझिएगा बड़े ध्यान से मेरी बात को। तो हमने ये कहा कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर? पायरुवेट के अंदर। तो ग्लूकोज किसके अंदर होता है? पायरुवेट के अंदर। ये 10 स्टेप है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। मुझे उम्मीद है हर एक बच्चा जो ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहा है उसको इस बात का पक्के तौर पे पता है। अब एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? ये इसके आगे की कहानी है। ये इसके आगे की कहानी है। पायरुवेट से आगे देखना पड़ेगा आपको क्या हुआ। तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, पायरुवेट को अगर आप ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेंगे। तो आप जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, किसको? पायरुवेट को, या आपने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके पायरुवेट बनाया, तो आपने इसके इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन। और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है जिसे आप बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालेंगे, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं एटीपी को बनाने को। तो आप इसमें से क्या निकाल रहे हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। उसको आप जो है एक रिड्यूसिंग पावर को देंगे, फिर रिड्यूसिंग पावर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालेंगे, एंड देन देयर विल बी केमी ऑस्मोसिस, एंड दैट विल लीड टू एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू द मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी, लीडिंग टू द जनरेशन ऑफ एटीपी। दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग एटीपी इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई होप एवरीबडी नोज हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। हम ये कह रहे हैं कि इस पायरुवेट में आपने जो रास्ते में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, अब आपने देखना यह है कि उसका टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। सो ये चीज आप डिसाइड करेगी कौन एरोबिक है, कौन एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और किसे फर्मेंटेशन कहते हैं। दिस कंसेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये जो आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, ये इलेक्ट्रॉन को आखिर में कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा। और अगर वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक चीज है, और ये इनऑर्गेनिक चीज क्या है? ऑक्सीजन, तब जाकर के आप ये कहेंगे कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। आपकी एनसीईआरटी प्लांट फिजियोलॉजी में ये कहती है कि ऑक्सीजन का रोल टर्मिनल है। ऑक्सीजन का रोल बिल्कुल क्या है? टर्मिनल है। तो आप ये समझ लीजिए टर्मिनल क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ना केवल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, या टर्मिनल प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। ये आपने ध्यान दिया होगा। आप कहते हैं तो मैं आपको ये लाइन और दिखा देता हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन का मकसद ही आपका उस लाइन की तरफ ध्यान दिलाना है जो हो सकता है आपसे चूक हो रही हो। तो अगर हम देखें, ये जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर है, इसको मैं पढ़ता हूं आपके सामने। आपकी एनसीईआरटी यहां ये कह रही है कि ये देखिए,
हाँ, the role, although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. Yet the presence of oxygen is vital. अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं लाइन बोल रहा हूं आपकी एनसीईआरटी से पढ़ के. Yet the presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. सो दैट मीन्स प्लीज रिमेंबर कि इसमें ना केवल वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बल्कि वो टर्मिनल प्रोटॉन भी एक्सेप्टर है, इसीलिए रिड्यूस होकर के वाटर बनता है. तो केमी ऑस्मोसिस से जो प्रोटॉन वापस आ रहा है उसको मैट्रिक्स में हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ग्रेडियंट खत्म हो गया तो केमी ऑस्मोसिस रुक जाएगा और एटीपी का बनना बंद हो जाएगा. ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा आप. तो ये कह रही है एनसीईआरटी, और ये इसका मतलब क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया. और अगर ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अगर ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई इनऑर्गेनिक चीज ही है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तब इसे एनारोबिक कहते हैं. और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्गेनिक चीज को मिला तब इसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन. और आप जानते हैं कि आपकी स्केलेटल मसल में क्या बनता है, लैक्टेट बनता है, और उस टाइम पे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं. तो दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन. हैव यू अंडरस्टूड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव ब्रॉट इन योर नोटिस इन दिस पर्टिकुलर video. So again look at this particular line in NCERT where it says that this metabolic pathway from glucose to lactic acid which occurs in 10 metabolic steps is called as glycolysis. This statement requires a little bit of modification. So ये बात समझ में आ गई. इसके बाद आपकी एनसीईआरटी एटीपी की बात करती है. सो एटीपी के बारे में ये समझिए कि एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको और बता रहा हूं जो आगे काम आएगा. तो आप ये जानते हैं कि एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो लेट अस राइट द नेम. तो हम ये क्या कह रहे हैं, इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो व्हाट इज एडिनोसिन? Adenosine, if you know, is a nucleoside. So this basically is a nucleoside triphosphate. तो हमने इसको क्या कहा है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहा है. तो एटीपी मॉलिक्यूल जिसे आपने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से आप जानते हैं, तो ये एडिनोसिन एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड है, और इसको आपने क्या कहा, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. इस न्यूक्लियोसाइड में राइबोस शुगर है और एडिनिन बेस है. So this is what makes this nucleoside. Mind the sugar. The sugar is ribose. So that means this is a ribonucleoside. So अगर मैं इसको आगे लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि it is a ribonucleoside triphosphate. So this exactly is this particular thing. It is a ribonucleoside triphosphate. और इसको अगर मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं तो ये आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, this becomes adenosine diphosphate और ADP, and this becomes adenosine triphosphate और ATP. और आप ध्यान से देखिए कि फॉस्फेट के बीच में सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनको पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, और इसीलिए ये हाई एनर्जी बॉन्ड हैं. और ATP मॉलिक्यूल में एक्चुअली दो हाई एनर्जी बॉन्ड हैं, और दोनों हाई एनर्जी बॉन्ड फॉस्फेट्स के बीच में होते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट. सो एन ATP मॉलिक्यूल हैज एक्चुअली टू हाई एनर्जी बॉन्ड्स, एंड द हाई एनर्जी बॉन्ड्स are present between phosphates of this. So this is not an high energy bond. अब आप ये सोचिए कि अगर आपने एक बॉन्ड को तोड़ दिया तो आपके पास ADP बचा, तो दिस इज ATP. आपके पास क्या बचा, ADP. आपने एक बॉन्ड को और तोड़ दिया तो आपके पास क्या बचा, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. तो क्या मैं इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कह सकता हूं? दिमाग लगाइए, मैं इसको क्या कह सकता हूं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट. और अगर न्यूक्लियोसाइड में आपने एक फॉस्फेट ऐड कर दिया तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. तो ये जो आरएनए, ये जो बेसिकली एटीपी मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर आरएनए न्यूक्लियोटाइड जैसा है. अब आप कहेंगे कि सर इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो एक बात बड़े ध्यान से सुनिए. जिस टाइम आप डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, तो क्या आपकी एनसीईआरटी एक बात नहीं कहती कि ये जो पर्टिकुलर चीज है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट,
तो इसको हमने क्या कहा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब इस नाम को और इस नाम को देखिए, बस फर्क केवल क्या है कि वहां डीऑक्सी शुगर है और आपकी एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए रेप्लिकेशन में डुअल पर्पस है इसका। ना केवल ये सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं बल्कि पॉलीमराइजेशन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का भी काम करते हैं। और वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि रिमेंबर इट इज वेरी सिमिलर टू एटीपी। अगर आपने 12th की एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो वहां से इस एटीपी को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये एटीपी समझ में आ गया तो वहां पर वो लाइन समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो आपके पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। आप जानते हैं कि इसमें 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट होगी, तो आपको पॉलीमराइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए ये फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो 2 तोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, जो कि क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, जो किस काम के लिए चाहिए, डीएनए बनाने के लिए चाहिए। तो ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। तो आपने 2 फॉस्फेट तोड़े, आपके पास क्या बच गया, न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड को आपने पॉलीमराइजेशन में ऐड कर दिया। सोर्स ऑफ एनर्जी इसी कंपाउंड के दोनों फॉस्फेट्स को तोड़ करके आपको मिल गई। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये एटीपी मॉलिक्यूल एक्चुअली राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। इस तरह की चीजें मैं आरएनए बनाने में भी काम करूंगा। अगर आरएनए में मुझे न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है आरएनए पॉलीमरेज को, तो वो सबस्ट्रेट और सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज सबस्ट्रेट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या यूज करता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ रही हैं और इस चीज को हम कितना कैजुअली पढ़ लेते हैं और मैं इस चीज से कितनी जगह कोरिलेट कर रहा हूं। ये तो टाइम की कमी है, मैं जानता हूं आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मुझे बहुत छोटे टाइम में बहुत सारी चीजें आपको करानी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नहीं तो मैं आपको बहुत सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी से इसी चैप्टर से करा सकता हूं। किससे, बायोमोलिक्यूल से, या फिर एक चैप्टर है इवोल्यूशन, उससे आप पूरी की पूरी बायोलॉजी समझ सकते हैं। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और दोनों जो चैप्टर मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, आपको नहीं लगता कि यही वो 2 चैप्टर हैं जो हमें बहुत ड्राई लगते हैं, बायोमोलिक्यूल्स और इवोल्यूशन। और यही शुरू से प्रॉब्लम चली आती है बच्चों की। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप गुड टू ग्रेट की बात कर रहे हैं तो ये 2 मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है और इवोल्यूशन है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। बिलीव कीजिए, ना केवल आपको मजा आएगा, बायोलॉजी आपको समझ में बहुत अच्छी आएगी, आपकी रटने की डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऑब्वियसली नीडलेस टू से यू विल स्कोर एक्सेप्शनली वेल इन नीट। बहुत कॉन्फिडेंस होगा आपको कि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी नहीं तो इस नॉलेज के बेस पे उसको अप्लाई करके मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा एक्सक्लूजन से। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू कैन अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इवन इफ अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है, अगर आपको बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से आते हैं। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। 9.10 में जो मुझे आपको ध्यान दिलाना था, एक तो वो जो ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपकी एनसीईआरटी कह रही है, चेक विद योर टीचर्स व्हाट दे से अबाउट इट एंड check the process of the glycolysis, that what exactly is the conversion of lactic acid, and please understand what is actually ATP molecule, and then we come to the living state। तो इसके बाद में जो ये जो नेक्स्ट है जिसे हम कह रहे हैं 9.11, दिस इज लिविंग स्टेट। तो अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूं 9.11 लिविंग स्टेट, बहुत ही कमाल की बात आपकी एनसीईआरटी कह रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो एक चीज समझिए, यहां पर आपकी एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस कर रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जिसे आप कह रहे हैं होमियोस्टेसिस। Now, homeostasis is a maintenance of a constant internal environment, और पूरा सुनिए, maintenance of a constant internal environment in spite of an ever changing external environment। तो कहने का मतलब यह है कि होमियोस्टेसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है थर्मोरेगुलेशन। तो मुझे अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है 37 हर टाइम। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। तो बाहर बहुत सर्दी हो सकती है तो भी मेरी बॉडी मेरा टेम्परेचर कितना रखेगी, 37। बाहर गर्मी हो सकती है तो भी मेरी बॉडी क्या रखेगी, टेम्परेचर 37 रखेगी। अगर मैं केवल थर्मोरेगुलेशन की बात करूं तो आपको मैंने बताया कि होमियोस्टेसिस में अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो थर्मोरेगुलेशन, दूसरा आप जानते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है होमियोस्टेसिस के। और होमियोस्टेसिस में ये याद रखिए कि इट इज अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ एन एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फंडा क्या है? तो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हूं ये मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मैं बना हूं सेल का, और जिस एनवायरनमेंट में मेरे सेल रह रहे हैं वो मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट है। So I hope you have understood the meaning of internal environment. It is the extracellular fluid. So internal environment का मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब ये है, ये वो environment है जिसमें आपके सेल रह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसमें आपको एक कांस्टेंसी रखनी है। तो दिमाग लगाइए कि ये एक टिश्यू है, इसमें कुछ सेल्स हैं, और यहां पर एक ब्लड वेसल आ रही है जिसे हम आर्टरी कहेंगे, यहां से एक ब्लड वेसल जा रही है जिसे हम वेन कहेंगे। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने इस ब्लड के अंदर पहुंचवा दिया ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज यहां पर डिपॉजिट कर देता है सेल के आसपास। रिमेंबर, यहां जो फ्लूइड है और ये जो फ्लूइड है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। यहां पर ग्लूकोज की कमी ना होने देना डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड का मिलाकर के काम है। तो यहां पर क्योंकि ये सेल का काम चलता रहे, उसको क्या मिलता रहे? ग्लूकोज मिलता रहे। ये काम किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसी तरह बाकी न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड पहुंचाने का काम। तो आपने प्रोटीन खाया, उसको डाइजेस्ट किया, उस अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब किया ब्लड में, और ब्लड ने सेल के आसपास डिपॉजिट कर दिया, वहां पर कांस्टेंसी मेंटेन कर रही है। और अगर यहां पर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होंगे, वो वेस्ट प्रोडक्ट से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, से फॉर एग्जांपल यूरिया, यहां पर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इनको हटाने का काम कौन कर रहा है? आपका कौन कर रहा है? वेन कर रही है। सो अगेन यहां पर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने दे रहे, यहां पर वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। ये ब्लड इसको किडनी में पहुंचा देगा, लंग्स में पहुंचा देगा, ताकि इसको क्या कर सके? रिमूव कर सके, लिवर में पहुंचा देगा जहां पर यूरिया का सिंथेसिस कर सके। So this is a very very important thing to understand, very very important thing। तो ये जो जितने भी सिस्टम है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, सारे मिलकर कर क्या रहे हैं? ये केवल सेल के चारों तरफ एक कांस्टेंसी को मेंटेन कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से सेल की फंक्शनिंग पर असर ना आए। सो फॉर एग्जांपल, अब किडनी खराब हो जाए तो यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो आप जानते हैं यूरीमिया, ब्लड इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो यहां पर यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, अस्पताल भागना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन खराब हो जाए तो CO2 इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, अस्पताल भागना पड़ेगा। इसी को आप क्या कहते हैं? डिजीज। फिर उसको ठीक करना पड़ेगा डॉक्टर को, आप वापस आएंगे फिर घर। सो कैन यू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग? जितने भी सिस्टम है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अल्टीमेटली मिल बांट करके काम क्या कर रहे हैं कि आपकी बॉडी किसकी बनी है? सेल्स की। उसके आसपास एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, अंदर कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन मैं एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं हूं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। मैं अपने अंदर एक कांस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूं, मेरे अंदर जो स्टेट है वो कांस्टेंट है, उसको आपकी एनसीईआरटी कह रही है स्टेडी स्टेट। क्या कह रही है? स्टेडी स्टेट। तो मेरे अंदर तो एक स्टेडी स्टेट है, लेकिन मैं एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में नहीं हूं। हालांकि मुझे सारी चीजें मिल किससे रही हैं? एनवायरनमेंट से। मैं एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट हूं हर एक चीज के लिए, लेकिन एनवायरनमेंट जैसा नहीं हूं। क्यों? और मैं जिंदा तब तक हूं जब तक मैं एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में नहीं हूं। ना केवल आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि आपकी जो लिविंग स्टेट है वो एक इंटरनल स्टेडी स्टेट है, तो हमने क्या कहा कि आपकी जो लिविंग स्टेट है वो एक, शाबाश, इंटरनल स्टेडी स्टेट है। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरी बात आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ आप किस में नहीं आ रहे हैं? इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहे हैं। ये भी बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए। मेरा जो टेम्परेचर है वो उतना नहीं है जितना एनवायरनमेंट का है। जिस दिन ऐसा हो गया मैं खत्म। आपको बात समझ में आ रही है? तो मैं तब तक जिंदा हूं जब तक कि मैं एक अपने अंदर एक स्टेडी स्टेट रख रहा हूं जो हमेशा कांस्टेंट है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा बाहर कैसा है, और एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा हूं। और फिर आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि ये जो जिंदा रहने की जद्दोजहद है, ये जो आप जो एफर्ट कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, इट इज अ कांस्टेंट एफर्ट नॉट टू फॉल इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। आप किसके साथ इक्विलिब्रियम में नहीं आना चाहते? एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं आना चाहते, क्योंकि बिल्कुल क्लियर आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि फिजिक्स से आप जानते हैं कि सिस्टम्स जो इक्विलिब्रियम पे हैं वो काम नहीं कर सकते, और क्योंकि लिविंग सिस्टम्स को हमेशा काम करना है तो उन्हें किसी भी कीमत पर इक्विलिब्रियम पे नहीं आना है। तो आप इक्विलिब्रियम में इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि आपने काम करना है। जिस दिन आप इक्विलिब्रियम में आ गए आप काम नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया द पर्सन वुड बी डेड। So this is a very important thing. A living state is a constant endeavor not to fall in equilibrium with the environment.
अब आप ये समझिए कि मुझे अपना टेम्परेचर 37 रखना है, बाहर का टेम्परेचर 37 से कम है। एक तो मुझे कांस्टेंट रखना है, दूसरा एनवायरनमेंट से ज्यादा रखना है। ये मेरी दो प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। एक तो मुझे अपना टेम्परेचर 37 रखना है और दूसरा एनवायरनमेंट से ज्यादा रखना है। इसका मतलब मैं एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली हीट लूज कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे प्रोड्यूस भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी मैं इस कॉन्स्टेंसी को मेंटेन कर पाता हूं। तो मैं इक्विलिब्रियम में ना हूं, इसके लिए मुझे कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी किससे मिलती है? मेटाबॉलिज्म से। और बिना मेटाबॉलिज्म के लिए इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कंक्लूड करती है कि लिविंग स्टेट हो नहीं सकती, और इसी को वो कह रहे हैं कि लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। सो लेट अस रीड सम वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ योर एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है, वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क as living organisms work continuously, they cannot afford to reach equilibrium. फिर आपकी एनसीईआरटी कह रही है, hence the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. So it is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. Living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. This is achieved by energy input. Metabolism provides a mechanism for production of energy. Hence the living state and metabolism are synonymous. Without metabolism there cannot be a living state. Such an important line of NCERT. इसीलिए चैप्टर नंबर 1 में आपकी NCERT कहती है कि cellular organization with metabolism is a defining feature of life. I hope ये लाइनें आपको समझ में आई होंगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि NCERT में बहुत कुछ है, और जब पेपर आसान होता है तो इन चीजों की तरफ एग्जामिनर जाता नहीं। अगर जाएगा तो आप ये समझ रहे हैं कि कितना बढ़िया पेपर यहां से बन सकता है। और क्योंकि मुझे 600 से ऊपर को क्या करना है, टारगेट करना है, सो आई शुड बी रेडी विद ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। सो आई होप ये वाला टॉपिक में जो मैंने आपको लाइन दिखाई ये आपको समझ में आया। इसमें एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं एनसीईआरटी लेके आता हूं, इसमें एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो मिलीग्राम परसेंट में ना देकर के मिलीमोल में दी हुई है। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट। सो आप जानते हैं कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जनरली जैसे फास्टिंग कहते हैं 70 to 100 मिलीग्राम परसेंट, पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद कहते हैं 100 to 140 मिलीग्राम परसेंट। यहां पर किस में दी हुई है? मिलीमोल में दी हुई है। ये भी याद रखिएगा दैट दिस इज 4.5 to 5.0 मिलीमोल्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो मैंने जो जनरली आप बहुत ध्यान से टॉपिक नहीं पढ़ते हैं उसकी कुछ लाइंस पढ़ी, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं 2-3 चीजें एंजाइम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बारी जो क्वेश्चन आया था मैंने आपको बताया। उम्मीद है अब तक आपने 2019 का क्वेश्चन देख लिया होगा और आपने देखा होगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी आंसर में और जो इंफॉर्मेशन दी हुई है एनसीईआरटी में। तो एंजाइम में जो मैं आपकी 2-3 चीज तरफ ध्यान दिलाऊंगा, एक तो ये है कि ध्यान ये दीजिए, आप जानते हैं कि माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट क्या है। तो आप ये जानते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये सैचुरेट हो जाता है, ये एक इसकी वी मैक्स आ जाती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वी मैक्स। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है। सो एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो नोज एग्जैक्टली दिस इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हाफ वी मैक्स है ये जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आएगी उसे आप Km वैल्यू कहते हैं। सो Km वैल्यू इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच हाफ वी मैक्स इज अचीव्ड। और ये इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी की है, मैंने जस्ट आपको याद दिलाया। अब आप ये याद रखिएगा कि अगर आपने दो एंजाइम्स को कंपेयर करना है कौन फास्टर है किससे, तो आप उनकी Km वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, और ये Km वैल्यूज आपको दो एंजाइम्स को क्या कहते हैं कंपेयर करने में मदद करेगी। यहां पर क्वेश्चन ये आएगा कि ये वी मैक्स आई क्यों, ये आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, तो इस भी क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा, ये Km वैल्यू कहते किसे हैं, ये भी बात आपको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं इसी में। आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर किसी सबस्ट्रेट को आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबस्ट्रेट की एनर्जी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इट शुड रीच व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट।
तब इतनी इंस्टेबिलिटी आती है कि उसमें पुराने बॉन्ड टूट करके नए बॉन्ड्स बनते हैं एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दिस इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट। और क्योंकि आप दो चीजें देखिए यहां पर, ये जो आपने एनर्जी दी है आप सब जानते हैं इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ये बहुत क्रिटिकल है। और यहां पर क्योंकि इस प्रोडक्ट की एनर्जी कंटेंट सबस्ट्रेट से कम है तो ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है और ये हीट क्या हुई है, लिबरेट हुई है। तो अगर ये मैं ग्राफ यहीं खत्म कर देता, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती सबस्ट्रेट से, तो ये एंडरगोनिक रिएक्शन होता और इसमें एनर्जी कंज्यूम हो जाती। यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। अब आप ये जानते हैं कि एंजाइम स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को और वो कम करते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को एंजाइम्स क्या करते हैं, कम करते हैं। सो इसका मतलब अगर यही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देखिए एक डिफरेंट पाथ लिया है रिएक्शन ने, लेकिन प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी द सेम बट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड। अब एक क्वेश्चन इसके आगे एक और समझ लीजिए, इसके आगे एक और क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि देखिए बड़े बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो मैं और जो कपिल गुप्ता सर हैं नीट प्रेप के, वो कई बार एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ फनल। सो फनल क्वेश्चन के हिसाब से हम ऐसे कहेंगे, तो वो भी मेरे से कह रहे थे कि सर बच्चों को ज़रूर बताइएगा फनल के बारे में। तो मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि एंजाइम्स आर, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर, तो आपने कहा प्रोटीन्स, सो आपने कहा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो 15 लाख बच्चे इस पेपर को दे रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 13 लाख बच्चे इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो यहां की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। ये एक वो क्वेश्चन है, अगर मेरा ठीक हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि इतना आसान क्वेश्चन है कि पूरे इंडिया में 12-13 लाख बच्चे इसको ठीक कर रहे होंगे। आगे देखिए, अगर मैं इससे कहता हूं कि एंजाइम करते क्या हैं, तो एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, दे आर नॉट द कॉज ऑफ द रिएक्शन। उनकी वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंजाइम स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और मैं फनल में नीचे जा रहा हूं, अभी ये नंबर कितना रह गया, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रह गया। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल दे रहा हूं। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन आपकी बॉडी में, तो 2 चॉइस में गड़बड़ हो सकती है, नहीं होगा या बहुत स्लो हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि एंजाइम स्पीड अप करते हैं, इनकी वजह से रिएक्शन हो नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन बहुत स्लो हो जाएगा, उसकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो हम ये मान लीजिए 6 लाख 7 लाख तक आ गए। सो बिलीव करिए ये नंबर इतनी तेजी से कम होता है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि एंजाइम स्पीड अप कैसे करता है, आपने कहा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करता है। 5 लाख बच्चों ने इसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करता है, तो ये नंबर घट के 10-20 हजार रह जाएगा। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो इस कंसेप्ट में आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आ गया तो ये आपको एडवांटेज देगा, ये नहीं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तो मैंने आपको ये बात बहुत ध्यान से समझाया। तो अब मैं ये जो क्वेश्चन देख रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कैसे करता है, तो मान लीजिए CO2 और H2O की बात ले लें। तो CO2 और H2O जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, आप जानते हैं इसके ऊपर एक्टिव साइट है, तो इट विल ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्लोजर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बहुत दूर दूर थे स्पेस में, इनको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक्टिव साइट पर एक साथ आ गए तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो चीजें जब रिएक्ट करती है तो उनको पास ले आता है एंजाइम। एक तो बात ये हो गई, लेकिन अगर एक सबस्ट्रेट को केवल किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में, तो आप जानते हैं कि एक्टिव साइट पे जब सबस्ट्रेट आकर के जुड़ेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा। तो जिस टाइम सबस्ट्रेट जाकर के जुड़ता है तो उसकी वजह से कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स चेंज होते हैं और शेप चेंज होती है किसकी, एक्टिव साइट की, और वो फिट हो जाती है किसके अंदर, सबस्ट्रेट के ऊपर। सो द सबस्ट्रेट कम्स, binds to the active site. This thing brings a change or induces a change in the shape of the active site, and the change shape fits onto the enzyme. This is called as an induced fit hypothesis. इसमें ये होगा कि इसके जो bonds हैं, ये molecule distort होगा, इसके ऊपर strain आएगा। तो जब ये strain आएगा, इसके ऊपर force लगेगा, तो इसके bonds weak होंगे, और फिर थोड़ी सी एनर्जी से आप क्या कर सकते हैं, इन बॉन्ड को तोड़ के नए बॉन्ड बना सकते हैं,
और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. सो हाउ डज एंजाइम एक्चुअली डिक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? अगर दो सबस्ट्रेट है तो उनको पास ला सकता है. और दूसरी चीज ये समझिए कि हम ये कह रहे हैं कि अगर एक ही सबस्ट्रेट है तो उसमें जो शेयरिंग जो स्ट्रेन लगेगा, उसके जो बॉन्ड्स वीक होंगे, उनको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है. एक और बात याद रखिएगा कि ज्यादातर एंजाइम्स में जो एंडरगोनिक रिएक्शंस हैं, यहां पर एक और साइट होगी एटीपी की, और एटीपी की एनर्जी आप यहां पर दे सकते हैं. तो ज्यादातर चीजों में एटीपी इस्तेमाल होता है. एटीपी की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इट कैन एंटर कपल्ड रिएक्शंस. दैट मींस एटीपी से जो एनर्जी निकलती है उससे आप फिजियोलॉजिकल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एटीपी से ज्यादा एनर्जी ग्लूकोज में होती है. तो आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से थ्योरेटिकली 57 एटीपीज बना सकते हैं. थ्योरेटिकली की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ग्लूकोज में एनर्जी बहुत ज्यादा है. किससे? एटीपी से. लेकिन ग्लूकोज की एनर्जी को डायरेक्टली आप फिजियोलॉजिकल वर्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते. और एक और बात जो केवल 2-3 हजार बच्चे कर पाएंगे वो ये है कि एटीपी एंटर्स व्हाट इज कॉल्ड एज कपल्ड प्रोसेसेस. सो दैट मींस द एनर्जी दैट इज लिबरेटेड फ्रॉम एटीपी कैन बी यूज्ड टू ड्राइव द एंडरगोनिक रिएक्शंस ऑफ द लिविंग सिस्टम, एंड देयरफॉर मोस्ट एंजाइम्स विल हैव एन एक्टिव साइट फॉर एटीपी मॉलिक्यूल एज वेल. तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी. और एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं, दैट वुड बी रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. सो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में आप बड़े ध्यान से मेरी बात ये समझिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और लास्ट में वी मैक्स आ सकती है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो मान लीजिए ये एक नॉर्मल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये वेलोसिटी या स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये आपने क्या कहा? वी मैक्स है. यहां पर समझिए क्या है? वी मैक्स है. और आपने जैसे ही क्या कर दिया, एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऐड कर दिया, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होना शुरू होगा. कम हो गया, लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है. This is a characteristic feature of what is called as competitive inhibition. And please remember, the Vmax can be achieved. अब ये जो बिना इनिबिटर के था, ये हाफ Vmax है. This is half Vmax. Look at the Km value and look at the Km value in the presence of the inhibitor. तो आप ये देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल Km वैल्यू थी, ये बाद की Km वैल्यू है. ये Km वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, Vmax आ सकता है. तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ द एंजाइम. और लास्ट बात एक और बता रहा हूं आपको यहां पर. तो लास्ट बात एक और याद रखिएगा, बल्कि 2 बातें मैं आपको बताऊंगा. थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि यहां पर जो एनसीईआरटी में जो एक क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स दिया हुआ है, यहां पर ये जो क्लासेस हैं आपको सीक्वेंस में याद करनी है. तो क्लास 1 ऑक्सीडोरिडक्टेज है तो है, तो ना केवल आपको ये याद करना है, आपको इन्हीं सीक्वेंस में याद करना है. तो किसी दिन एग्जाम में अगर आ गया कि क्लास 1 एंजाइम्स क्या करते हैं, तो आपको पता है ऑक्सीडोरिडक्टेज की बात हो रही है. तो ये 6 की 6 क्लासेस आपने सीक्वेंस में याद करनी है. सो क्लासिफिकेशन में इनकी सीक्वेंस भी है. और बिल्कुल फाइनल बात ये याद रखिएगा कि कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, नॉट रिड्यूस्ड. इट इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर एंजाइम से आपने कोफैक्टर हटा दिया तो कैटालिटिक एक्टिविटी का क्या होगा, सो आंसर ये नहीं है कि बहुत कम हो जाएगी या थोड़ा कम हो जाएगी या पहले बढ़ेगी बाद में कम हो जाएगी. द आंसर इज इट विल बी लॉस्ट. और ये आपकी एनसीईआरटी कहती है विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. सो इनके क्रूशियल रोल के बारे में आपको ये समझ में आया कि अगर मैंने कोफैक्टर हटा दिया तो फिर कैटालिटिक activity will actually be lost. It will not be reduced or highly reduced or whatever you may say. It will be actually lost. This is a very very important concept. तो ये जो पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस थे, इसमें से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की तरफ दिखाया. अब उम्मीद है कि अब आप ढंग से क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे. वो जो मैंने आपको टेबल्स बताई थी, जो छोटी छोटी टेबल्स दी हुई एनसीईआरटी में, एक तरफ वो काम है, एक दूसरा काम वो जो फिगर्स हैं उसका काम है, और तीसरा काम इस एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है, और चौथा काम आप हमारा वीडियो देखिए और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए और खूब प्रैक्टिस करिए और इस टॉपिक को बहुत स्ट्रांग
कीजिए। मैंने यहां पर प्रूव किया कि इस टॉपिक की समझ में आने से बहुत रटने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होती है और आपको आगे के जो बायोलॉजी के जो मुश्किल टॉपिक है वो रिलेटिवली बहुत क्या लगने लग जाएंगे, आसान लग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बात ठीक है कि इसमें से 2 या 3 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इट इज एक्चुअली इट पंचेस मच अबव इट्स वेट। तो केवल 2-3 क्वेश्चन को ध्यान मत दीजिए, आप ये समझिए कि आगे बायोलॉजी समझने में कितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर हुई होगी, ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके सक्सेस में। आई एम वेरी होपफुल दैट वी विल बी एबल टू ऐड for going from good to great। ये बात याद रखिए, मेहनत आपकी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और लग करके बहुत ढंग से मेहनत कर दीजिए। अगर आप देखेंगे कि बाद में अगर रिजल्ट आया तो ये मेहनत आएगी, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो पीछे मुड़ के देखिएगा तो रीजन भी ये निकलेगा कि कुछ दिन शायद आपने खराब कर दिए। सो ये इंटेलिजेंस से ज्यादा डिलीजेंस का काम है, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का काम है। एक स्ट्रेटजी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और फिर एग्जाम में जाकर के उसको क्या कीजिए, डिलीवर कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट to just guide you towards the glory in the entrance exams. Thank you so much for your time.